आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं जो पिछले ईयर्स के नीट के पेपर्स में आए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवीजन भी रहेगा और आप साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 20. Light waves travel in vacuum along the x-axis. Which of the following may represent the wave fronts? अच्छा, इस तरह के कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक हमेशा याद रखना है कि जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेव्स मूव कर रही हैं, वेव्स प्रोपगेट एक्स एक्सिस के अलोंग कर रही हैं। तो इससे हमें एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात पता चल रही है कि जो वेव फ्रंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं होगा, क्योंकि वेव फ्रंट जो है हमेशा वेव प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वेव फ्रंट जो है ये किसके पैरेलल होगा, तो वेव फ्रंट जो है वो वाई जेड के पैरेलल होगा, तब जो वाई जेड प्लेन है उसके पैरेलल होगा। ठीक है, तब नॉर्मली अगर आप इसको पिक्चर से विजुलाइज करना चाहें, अगर इस तरह से वेव्स मूव कर रही हैं तो वेव फ्रंट जो होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है जो कि वेव के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे वेव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इसीलिए वेव फ्रंट जो है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो इस वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब कोई भी ऐसा वेव फ्रंट, ये इन इक्वेशंस को देख के हमें वो वाला वेव फ्रंट ढूंढना होगा जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। x इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी का कुछ यूँ मतलब है, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, मतलब x की जो वैल्यू है वो लगातार एक कॉन्स्टेंट है इस तरह से। तो इस तरह की कोई भी लाइन अगर बनाते हैं आप x इज इक्वल टू सी की, वो कभी भी x के पैरेलल नहीं होगा, राइट, वो हमेशा y के पैरेलल होगा या z के पैरेलल होगा, यानी कि वो हमेशा वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। तो ये हमारा क्राइटेरिया को बिल्कुल सूट कर रहा है। लेकिन यही अगर y इज इक्वल टू सी कंसिडर करेंगे तो ये जो है ना y इज इक्वल टू सी, मतलब y की वैल्यू एक लगातार सेम है, राइट। तो y जो इस केस में ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो हमको चलेगा नहीं, हमको वाई जेड प्लेन के पैरेलल चाहिए, तो इसीलिए x इज इक्वल टू सी जो है ये सही ऑप्शन है। Question number 21. 4 light waves are represented by y is equal to a1 sin omega t, y is equal to a2 sin omega t plus epsilon, y is equal to a1 sin 2 omega t और y is equal to a2 sin 2 omega t plus epsilon. Interference fringes may be observed due to superposition of. अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सा वाला लाइट वेव जो है आपस में सुपरपोज कर सकता है। अच्छा, इंटरफेरेंस होने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किए थे, राइट, जैसे कि सोर्सेस जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए, यानी कि जो दोनों वेव्स हैं उनके बीच में एक लगातार कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिल्कुल होना चाहिए। तो मतलब दोनों वेव्स के बीच में हमेशा एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमको चाहिए। तो अब इन इक्वेशंस को देखते हैं और इनमें कौन से ऐसे दो वेव्स हैं जिनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। उसी तरह अगर हम 3 और 4 को कंपेयर करें तो इनके बीच में भी एक फेज डिफरेंस है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में भी इंटरफेरेंस हो सकता है, 3 और 4 के बीच में भी इंटरफेरेंस हो सकता है। Question number 22. The index of refraction of fused quartz is 1.472 for light of wavelength 400 nanometer and 1.452 for light of wavelength 760 nanometer. Find the speeds of light of these wavelengths in fused quartz. यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है और एक लैम्डा भी दिया हुआ है, बट हम देखेंगे इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे हम बेसिक्स पे वापस जाएंगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, राइट। तो अब इस केस में जो पहला केस है उसमें हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वो जो हमको निकालना है वो क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई म्यू। तो पहले केस में c की वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और म्यू की वैल्यू पहले मीडियम में कितना है 1.472, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.03 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी लाइट की स्पीड
फ्यूज्ड क्वार्ट्ज में, मतलब पहले वाले वेवलेंथ पे। ठीक है, अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। जब दूसरे वाले में वेवलेंथ चेंज हो रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ है, वहाँ पे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है, तो उस केस में जो v हो जाएगी वो हो जाएगी फिर से c/μ। तो इस केस में मतलब ये फर्स्ट केस का है, ये सेकेंड केस का है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.452 और इसकी वैल्यू आएगी 2.07 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो दोनों है ये हो जाएगी लाइट की स्पीड्स ये इन दोनों वेवलेंथ्स पे। तो अब इसमें एक तरह से देखा जाए तो कैलकुलेशन में वेवलेंथ का कुछ काम नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, वो रेशियो ऑफ c और v ही होता है, तो उसी के हेल्प से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ 1 मिलीमीटर। तो दो कॉन्जिक्यूटिव, दो एक लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली फ्रिंज विड्थ है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होता है, एक लगातार दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस या फिर एक लगातार दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, राइट। द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर्स फ्रॉम द स्लिट्स, मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से इतना है, यानी कि ये कैपिटल D की वैल्यू है। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर, यानी कि ये स्मॉल d की वैल्यू है। हमें निकालना है लाइट की वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ जो है वो होता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा जो है वो हो जाएगा बीटा स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो यानी कि बीटा की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर्स। स्मॉल d की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, वो भी फिर से 1 × 10⁻³ मीटर्स, डिवाइडेड बाई कैपिटल D है 2.5 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁶ मीटर्स, यानी कि 400 नैनोमीटर्स। Question number 24. White light is used in Young's double slit experiment. Find the minimum order of the violet fringe which overlaps with a red fringe. तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट कलर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक तरफ हम वायोलेट की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम रेड की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमको ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। मतलब हमको ये निकालना है जैसे ही वेवलेंथ चेंज हो गया वैसे ही जो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, जैसे वायलेट के केस में ये हो जाएगा n1 λ1 कैपिटल D बाई स्मॉल d। उसी तरह रेड के केस में हो जाएगा n2 λ2 कैपिटल D बाई स्मॉल d, क्योंकि कैपिटल D स्मॉल d तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप तो सेम ही है, खाली वेवलेंथ को चेंज किया है। अब अगर हम बात करते हैं ओवरलैप की, भाई एक फ्रिंज जो है दूसरे फ्रिंज से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इन दैट केस वो जो फ्रिंज है उसका डिस्टेंस सेंटर से उतना ही होगा जितना रेड वाले का होगा। तो n1 λ1 कैपिटल D बाई स्मॉल d विल बी इक्वल टू n2 λ2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये d सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो n1 बाई n2 हो जाएगा λ2 बाई λ1। λ2 जो है हमने 2 जो है वो रेड के लिए लिया हुआ है, तो रेड का जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर और वायलेट का है 400 नैनोमीटर। तो ये हो गया 7/4। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर n1 और n2 का रेशियो है 7:4, क्योंकि हमको यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर चाहिए, राइट। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है n1 की वैल्यू 7 और n2 की वैल्यू 4, राइट। तो हमको निकालना है मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वायलेट फ्रिंज। तो वायलेट फ्रिंज के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर कौन सा है, 7, यानी कि 7th वायलेट फ्रिंज जो है या फिर 7th ऑर्डर वायलेट फ्रिंज जो है ये ओवरलैप करेगा कौन से वाले रेड फ्रिंज के साथ, ये ओवरलैप करेगा 4th रेड फ्रिंज के साथ। तो आंसर हो जाएगा 7th ऑर्डर वायलेट फ्रिंज। Question number 25. A transparent paper refractive index 1.45 of thickness 0.02 millimeter is
pasted on one of the slits of a Young's double slit experiment which uses monochromatic light of wavelength 620 nanometers. How many fringes will cross through the center if the paper is removed? मतलब कि नॉर्मली जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्लिट इंसर्ट कर दिया गया, इंसर्ट इन द सेंस जैसे वो जो स्लिट है उसके ऊपर हमने एक पेपर चिपका दिया है या फिर उस पाथ पे हमने एक कुछ रख दिया है इस तरह का, जिसका थिकनेस है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, जहाँ पे म्यू की वैल्यू और थिकनेस यहाँ पे दी हुई है वैल्यूज़ उसकी। तो जैसे ही हम ऐसा कुछ डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, पहले जैसे लाइट जो है एक ही मीडियम से ऐसे पार हो रहा था, अब क्या है लाइट के लिए एक चेंज इन मीडियम भी आ गया बीच में, क्योंकि एक दूसरा मटेरियल है जिसका दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऑब्वियसली जो पाथ डिफरेंस हमारा पहले था और जो पाथ डिफरेंस अब है उसमें फ़र्क आ जाएगा। जैसे ही पाथ डिफरेंस में फ़र्क आ जाएगा वैसे ही जो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न जो था हमारा, इंटरफेरेंस का पैटर्न जो स्क्रीन पे था उसमें शिफ्ट आ जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और हम वो फ्रिंज शिफ्ट को कैसे निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो हम फ्रिंज शिफ्ट को कैसे निकालते हैं, वो फ्रिंज शिफ्ट जो है वो हमारी हो जाती है μ-1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मतलब इतने डिस्टेंस से जो पूरी की पूरी फ्रिंज है वो शिफ्ट हो जाएगी। अब यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम ये जो छोटा सा हमने ऐड किया है जो पेपर उसको हटा दें तो कितनी फ्रिंजेस हैं जो सेंटर से पास होंगी, यानी कि बेसिकली जितने फ्रिंजेस से इसके डालने से, इस छोटे से पेपर के डालने से जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस से पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हुआ था, इस पेपर को हटाने से उतने ही नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं वो सेंटर से पास होंगे, राइट। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। तो बेसिकली हमको ये निकालना है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो इस केस में शिफ्ट हुए हैं जब हमने इस स्लैब को यहाँ डाला है या फिर जब हमने इस पेपर को यहाँ डाला है, और वो हम कैसे निकालते हैं, फ्रिंज शिफ्ट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। तो अब ये सब कहाँ से आया वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इनफैक्ट इसके रिकैप में भी डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रिंज शिफ्ट होता है μ-1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दिस डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये डी सारे कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा μ-1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.45, -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 620 नैनोमीटर्स, यानी कि 620 इंटू 10 टू द पावर -9, और टी जो थिकनेस है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.02 मिलीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि 14.5। सो इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं वो सेंटर को क्रॉस करेंगे जब हम इस पेपर को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वेव ऑप्टिक्स के, और आपने ये भी देखा कि जो 3 टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और जिस तरह से मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।